हेलो स्टूडेंट्स, घर से पढ़ाओ अभियान में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब तक हम गुणनखंड के बारे में पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं, कि किसी संख्या के गुणनखंड वो संख्या या ऐसी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर देती हैं। Factors of a number are those numbers which divides the given number without leaving any remainder। वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे, बिना शेष छोड़े, तो हम कहते हैं गुणनखंड है। और हमने देखा कि किसी संख्या के गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एक संख्या लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 24। तो हमने 24 के गुणनखंड ज्ञात करना सीखा कि किस प्रकार ज्ञात करते हैं 24 के गुणनखंड। मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी हैं जिनकी गुणा करने पर 12 आ जाए, 24 आ जाए। सॉरी, यहाँ 24 है तो कितना आ जाए, 24 आ जाए। उदाहरण के तौर पर यहाँ 24 है तो 24 की अगर मैं गुणा करता हूँ 1 की 24 के साथ, तो इस प्रकार इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 24 है। दूसरी स्थिति में 2 गुणा 12, 3 गुणा 8 और 4 गुणा 6। इस प्रकार हमने देखा कि ये कुछ युग्म हैं जिनकी गुणा करने पर जो गुणनफल है वो दी गई संख्या के बराबर आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 ये संख्याएं 24 का गुणनखंड है, अर्थात 24 को पूरा पूरा भाग कर देती है। ये तो थी गुणनखंड की बात। लेकिन अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड। तो किस प्रकार हम दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले हम इसी संख्या को लेते हैं 24। यदि मैं 24 को ऐसी दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करूं कि जिनका जो गुणनफल है वो 24 आ जाए, तो ऐसी स्थिति में मैं देखता हूं कि 24 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 12, 24 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 8, 24 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 6। यहाँ मैंने 24 को 3 तरह से लिखा है, दो संख्याओं के युग्म के रूप में। 2 गुणा 12 भी 24 होता है, 3 गुणा 8 भी और 4 गुणा 6 भी। इसका अर्थ है कि 2, 12, 3, 8, 4, 6 ये सारी संख्याएं क्या है, 24 का गुणनखंड है। लेकिन हमें अभाज्य गुणनखंड देखना है, तो हम पहले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ 24 को मैंने लिखा 2 गुणा 12। यदि मैं देखूं तो दो जो संख्या है, 2 गुणा 12 लिखा है 24 को, इसमें 2 है, वो तो एक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। लेकिन जो 12 है, 12 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, इस 2 को मैंने जो का तो लिखा और 12 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 6। इस 12 को भी मैंने दो संख्याओं के गुणन के रूप में लिखा है जिनका गुणनफल 12 है। आगे चलते हैं, यहाँ ये 2 भी अभाज्य संख्या, ये 2 भी, इनको मैं जो की तो लिख देता हूं। इस 6 की बात करूं तो मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 3। अब जो संख्याएं मेरे पास आई वो सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, आप देख पा रहे हैं कि 2, 2, 2 और 3 ये 4 संख्याएं हैं और चारों की चारों कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं। मूल रूप में तो यहाँ 2 ही संख्याएं हैं, 2 और 3, और दोनों कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक उसी प्रकार अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो मैं लिखता हूँ कि 3 को जो का तो लिख देता हूँ क्योंकि ये तो पहले से ही अभाज्य संख्या है। यदि 8 की बात करूँ तो मैं इसको 2 गुणा 4 के रूप में लिख सकता हूँ। फिर उसी तरह से 3 और 2 को जो का तो लिख के और 4 को मैं 2 गुणा 2 के रूप में लिख सकता हूँ। अब इस तीसरी स्थिति में आते हैं, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 और 6 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 2। तीनों ही स्थितियों में अगर आप यहाँ देखेंगे तो तीनों ही स्थितियों में पहले जो स्थिति थी तीनों में वो क्या थी, जो गुणनखंड थे वो अलग अलग आए थे। 24 का मैंने किया, मैंने कहा 2 और 12 24 के गुणनखंड। दूसरी स्थिति में कहा 3 और 8 गुणनखंड है। तीसरी स्थिति में कहा 4 और 6 गुणनखंड है। लेकिन यदि अभाज्य गुणनखंडों की बात करते हैं तो हम नीचे वाले पॉइंट पे जाते हैं जिसको मैंने सर्कल किया है। यदि आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो तीनों स्थितियों में 2 की पुनरावृत्ति हुई 3 बार और 1 3 है।
इसका अर्थ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। सिर्फ ये ही एक ऐसा अभाज्य गुणनखंड है 24 का, इसके सिवाय 24 के कोई अभाज्य गुणनखंड और नहीं हो सकते। तीनों स्थितियों में यही हमारे पास आया है, इसलिए हम कहेंगे। और ये कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें किसी भी संख्या को आगे गुणनखंडित नहीं किया जा सकता 2 और 3 को। तो 2 और 3 कैसी संख्या हैं? अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार किसी दी हुई संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अर्थात ऐसे गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना जिसके आगे टुकड़े ना हो सकते, टुकड़े ना हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड, अर्थात प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये जो मेथड है ये क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और ये जो फैक्टर हैं दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, दैट इज 24। 24 के अभाज्य गुणनखंड है और दे आर यूनिक, ये बिल्कुल यूनिक हैं। इनके सिवाय और 24 के कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। तो ये तो थी अभाज्य गुणनखंडों की बात। अब हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड और किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। यहाँ तो हमने क्या किया कि संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया था दी गई संख्या को, किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में, और आगे क्रमवार हम उन्हें इसी प्रकार करते रहे और अंत में हमें प्राप्त हुए इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम अमूमन क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है वो हम क्या काम करते हैं कि भाग विधि द्वारा इसे करते हैं गुणनखंड। मान लीजिए 24 की बात करता हूँ, तो 24 किसी दी हुई संख्या की अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो हम उस दी गई संख्या को, जैसे 24 है यहाँ दी गई संख्या, तो इस दी गई संख्या को हम अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड ही चाहिए। अभाज्य संख्या तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से दी गई संख्या को भाग करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, तो मैं 2 से इसे भाग करता हूँ। यदि मैं 24 को 2 से भाग करता हूँ तो 12 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार फिर मैं 2 से भाग करता हूँ। तब तक किसी एक संख्या से भाग करते रहना है जब तक वो उस संख्या से विभाजित होती है। जब वो उस निश्चित संख्या से विभाजित होना बंद हो जाए तो अगली जो अभाज्य संख्या है उससे विभाजित करेंगे। तो 2 से फिर विभाजित किया, 2 6 बार गया, फिर मैं 2 से विभाजित किया 3 बार। अब ये नहीं जाता तो 3 एकम 3। अब मेरे पास ये जो 4 इसके गुणनखंड आए कौन कौन से? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इस प्रकार 24 को मैंने इन संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त किया। और ये जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं और इन्हें हम क्या कहेंगे? 24 का अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर कहेंगे। तो इस प्रकार हम किसी दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। एक और भी तरीका है, आपकी कक्षा के अंदर जो छठी क्लास है उसके अंदर चैप्टर जो 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5, उसमें 2 विधियों का जिक्र किया गया है। एक तो मैंने आपको बताया और दूसरी है गुणनखंड वृक्ष विधि, फैक्टर ट्री मेथड। तो फैक्टर ट्री मेथड के अंदर क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है 90 और मुझे फैक्टर ट्री मेथड द्वारा इसके फैक्टर निकालने हैं। तो हम कैसे करेंगे? इस संख्या को जो दी गई है किन्हीं भी 2 संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त कीजिए। अब 90 को मैं कर सकता हूँ 9 गुणा 10, 18 गुणा 5 है, 45 गुणा 2, जो भी है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर जो इनकी जो 2 संख्याओं के युग्म में बहुत सारे हो जाएंगे। किसी एक युग्म को उठा के चलते हैं, वो आप समझ जाएंगे किस प्रकार। मान लीजिए मैं 90 को लिखता हूँ 45 गुणा 2। मैंने 90 को लिखा 45 और 2, मैंने 90 को लिख दिया है 45 गुणा 2 के रूप में। ये संख्या 90 थी, इसको मैंने 2 संख्याओं के गुणन के रूप में लिखा। 45 और 2 की अगर मैं गुणा करता हूं तो 90 आता है। इसका अर्थ है कि 45 और 2 दोनों ही 90 के फैक्टर हैं, उसके गुणनखंड है। यहाँ अगर मैं देखता हूं तो 2 को ऐसी किन्हीं 2 संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। 45 को फिर 2 संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इसको मैं अगर लिखता हूं तो मैं इसको लिख दूंगा, यहाँ लिखता हूं मैं 5 और यहाँ 9। 5 और 9 की गुणा 45 होती है और इस प्रकार मैंने लिखा 5 9 में 45। अब मैं यहाँ देखते हैं तो 5 है,
5 को ठीक उसी प्रकार किसी दो अभाज्य संख्याओं के या जो संख्याओं के गुणन के रूप में नहीं लिखा जा सकता कोई भी दो। 5 गुणा 1 तो 5 ही होगा, 1 तो सभी संख्याओं का गुणनखंड है, तो इसलिए 1 गुणा 5 तो लिखने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ 1 गुणा 2 लिखने का भी कोई औचित्य नहीं, क्योंकि 1 तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो हमारे पास संख्या बची 9। 9 को मैं इन दो संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ 3 गुणा 3। अब जो हमारे पास संख्याएं बची कौन कौन सी, 5, 3, 3 और 2, ये संख्याएं हैं। इन संख्याओं को अब आगे और गुणनखंडित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ क्या हुआ, जो संख्याएं हमारे पास अब आई हैं वो दी गई संख्या का अर्थात 90 के अभाज्य गुणनखंड हैं और ये यूनिक हैं। 90 के इन युग्मों में से कोई भी युग्म उठा लीजिए और आप उसके जब गुणनखंड करेंगे तो यही जो गुणनखंड है वही प्राप्त होंगे, अर्थात 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये 90 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 ये। चलिए देखते हैं क्या 18 गुणा 5 की स्थिति में भी ऐसा होता है। यदि मैं 90 को इन दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखता 18 और 5, तो 5 मैंने बताया 5 को आगे गुणनखंडित नहीं किया जा सकता। 18 को मैं लिखता 3 और 6 की गुणा के रूप में, 3 6 18, फिर 6 को लिखता 3 गुणा 2 की। अब हमारे पास संख्याएं 3 3 2 और 5, 3 3 2 और 5। कहने का अर्थ है किसी दी गई संख्या की अभाज्य गुणनखंड यूनिक होते हैं। किन्हीं भी संख्या, जैसे यहाँ मैंने लिखे संख्याओं के युग्म अलग अलग हैं, लेकिन जब इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें एक यूनिक गुणनखंड प्राप्त होंगे। इस प्रकार हमने आज 2 विधियों द्वारा अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा। एक भाग विधि द्वारा, जैसा मैंने आपको बताया कि दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं से लगातार भाग करते रहिए, 2 से 3 से 5 से 7 तक, जब तक वो भाग होती हैं। और जब भाग होना बंद हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो संख्याएं आएंगी वो दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड होंगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी वही स्थिति है, लेकिन ये विधि है, ये क्या कहलाती है, गुणनखंड वृक्ष विधि। और पहली विधि जो हमने कही थी वो भाग विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो आशा है आप दोनों विधियों के बारे में समझ गए होंगे और आप जान गए होंगे कि किस प्रकार दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। गुणनखंड वृक्ष विधि क्या है। आज के लिए इतना ही। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।